सूरजपुर नामक एक छोटे से गांव में भोला अपनी पत्नी और उनके 2 लड़के रहते थे। भोला के दोनों लड़के जुड़वा थे और दोनों शक्ल सूरत में बिल्कुल एक जैसे थे। जो भी उन्हें देखता वो पहचान नहीं पाता कि कौन शंकर है और कौन मुकेश। एक शाम भोला अपनी पत्नी से बोलता है, अब तो बुढ़ापा आ गया है, हाथ पैर भी पहले जैसे नहीं चलते। हाँ, अब हम दोनों की उम्र हो गई है, मुझसे भी घर का काम नहीं होता। क्यों न शंकर और मुकेश के लिए सुंदर लड़कियां देखकर उनकी शादी कर दी जाए। हाँ भाग्यवान, तू ठीक कह रही है, लेकिन मुझे शंकर की फिक्र है, क्योंकि उसे काम में आलस्य आता है। वो कैसे अपना गुजारा कर पाएगा। सुबह उठकर भोला शंकर और मुकेश से कहता है, तुम दोनों खेतों पर चले जाना और एक खेत को खोद आना, जिसमें मैं आकर बीज बो दूंगा। आज मैं अपने दोस्त से मिलने पास के गांव जा रहा हूं। मैं 2 दिन में लौट आऊंगा। भोला तैयार होकर दूसरे गांव की ओर निकल जाता है और शंकर मुकेश भी खेतों की ओर चल देते हैं। दोनों खेतों में जाकर काम करने लगते हैं। शंकर ठहरा आलसी। थोड़ी देर काम करने के बाद वो एक पेड़ की छांव में जाकर लेट जाता है। इधर मुकेश सुबह से शाम तक मेहनत करता है और आधा खेत खोद देता है। उधर भोला अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। अरे भाई भोला, कैसे आना हुआ? तुझसे मिलने की इच्छा हुई तो मिलने आ गया। चल अच्छा है, पहले भोजन करते हैं, फिर गप्पे लड़ाएंगे। दोनों साथ में भोजन करते हैं। हाँ भाई भोला, सब कुशल मंगल? हाँ भाई, सब ठीक है। अब तो तेरे दोनों लड़के शादी के लायक हो गए होंगे। हाँ, दोनों शादी के लायक हो गए हैं और खासकर मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ कि कहीं दोनों लड़कों के लिए लड़कियाँ दिखाऊं। वैसे मेरी भी 2 बेटियां हैं, दोनों खूब होशियार और चंचल हैं। अब दोनों की उम्र भी शादी के लायक हो गई है। अगर तुझे कोई ऐतराज ना हो तो क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें? इतना सुनकर भोला बहुत खुश होता है। जब वो दोनों लड़कियों को देखता है तो दोनों बहुत ही सुंदर थी। सुबह होते ही भोला अपने दोस्त से कहता है, मैं जल्द ही अपनी बहुओं को लेने आऊंगा। इतना बोलकर भोला अपने गांव की ओर चल देता है। इधर शंकर और मुकेश भी खेतों पर काम करने आ जाते हैं। शंकर फिर पेड़ की छांव में सो जाता है। मुकेश अपने काम में लगा रहता है। शाम होने को आती है और भोला भी खेतों के पास पहुंच जाता है। शंकर की आंख खुलती है तो वो भोला को आता देख खेत में काम करने लग जाता है। चलो घर, अब शाम हो गई और खेत भी पूरा खोद गया। तीनों साथ घर पहुंचते। भोला अपनी पत्नी और दोनों लड़कों को बताता है कि उसने दोनों की सगाई पक्की करा दी है। ऐसे ही कई वर्ष निकल जाते हैं। भोला और उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है और दोनों भाई जमीन घर का बंटवारा कर लेते हैं। शंकर अपने आलसीपन की वजह से खेतों में काम नहीं करता और दिन भर घर में पड़ा रहता है। इधर मुकेश दिन रात मेहनत करता है, जिससे दोनों की फसलों में फर्क साफ दिखता है। एक दिन शंकर मुकेश से कहता है, तूने अच्छा खेत रख लिया और मुझे खराब खेत दे दिया, इसीलिए तेरी फसल अच्छी हो रही है और मेरी कमजोर। कोई बात नहीं, अगली फसल पर खेत बदल लेंगे। अगली फसल पर शंकर मुकेश से खेत बदल लेता है और अपना हिस्सा ज्यादा भी कर लेता है। फिर भी मुकेश खुशी खुशी दे देता है। मुकेश अपने हिस्से के खेत में दिन रात मेहनत करता है। इधर शंकर कभी काम करता, कभी नहीं। शंकर के पास बीज खरीदने के पैसे नहीं होते तो वो जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, कुछ पैसे उधार चाहिए, बीज लाऊंगा, फसल आने पर लौटा दूंगा। क्यों नहीं भैया, लेकिन 2% ब्याज देना पड़ेगा। जी, दे दूंगा। जमींदार पैसे दे देता है। शंकर बीज लाकर बो देता है, लेकिन उसके बाद खेत की देखभाल नहीं करता है और इधर मुकेश अपना खेत का पूरा तरह से देखभाल करता है।
एक दिन फसल पकने का समय आता है। शंकर खेत देखने जाता है। अरे इतनी कमजोर फसल, खेत बदल लिया फिर भी मेरी किस्मत खराब है। वो घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, मुकेश की फसल तो अच्छी है, बस हमारी कमजोर है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो होगा ही। दिन रात घर में पड़े रहते हो, खेतों में पानी दवाई नहीं देते तो फसल ऐसी ही रहेगी। फिर बोलते हो किस्मत खराब है। मेहनत करनी पड़ती है। बस मुझे मत सिखा। अगर मेहनत से कोई बड़ा बनता तो सबसे पहले गधा बड़ा बनता। सोने का मजा और कहाँ है? ठीक है, जो करना है करो। कुछ दिनों बाद फसल निकलती है। मुकेश की फसल शंकर से दोगुनी निकलती है, जबकि उसकी जमीन कम थी। शंकर कहता है, इस फसल को बेचूं या खाने के लिए रखूं? जमींदार को भी पैसे देने हैं। इतनी फसल से कैसे चलेगा? एक दोपहर शंकर सो रहा था, तभी गेट खटखटाया जाता है। वो सोचता है, कौन है भरी दोपहर में नींद खराब करने वाला है? गेट खोलता है तो सामने जमींदार खड़ा दिखाई देता है। जमींदार बोलता है, ये शंकर का घर है क्या? शंकर सोचता है, ये मुझे पहचान नहीं पाया, मैं इसे मुकेश का घर भेज देता हूँ। मैं मुकेश हूँ, शंकर तो सामने वाले घर में रहता है। जमींदार सामने वाले घर पर जाता है। मुकेश गेट खोलता है। क्यों भाई, इतना तेज गेट को क्यों खटखटा रहे हो? मैंने तेरा रुपया खाया है क्या? हाँ भैया शंकर, तुमने मेरा पैसे लिए थे, अब लौटाओ। जमींदार जी, आप नशा करके आए हो क्या? मैंने कब पैसे लिए हैं? क्या तुम ही शंकर हो? नहीं, मैं तो मुकेश हूँ। शंकर सामने वाले घर में रहता है। भरी दोपहर में जमींदार का सिर चकरा जाता है। वो घर लौट आता है और मुनीम से कहता है, जो रुपया शंकर को दिए थे, अब लगता है कि वो रुपया अब नहीं मिलेंगे। क्यों, क्या हुआ? दोनों भाई एक जैसे हैं। दोनों कह रहे हैं कि वो शंकर है, वो शंकर है। मुझे दौड़ाया, पूरा दिन यहाँ से वहाँ किया। जमींदार जी, पैसे निकालने की एक स्कीम है। बोलो, कौन सा स्कीम है? मुनीम जमींदार जी के कान में पूरी स्कीम बताता है। अगली सुबह जमींदार, मुनीम और 2 लठधारी आदमी शंकर के घर की ओर चलते हैं। वे थोड़ी दूर रुक जाते हैं। शंकर भैया, बाहर निकलो। मैं पास के गांव से आया हूँ। तुम्हारे ससुर साहब ने तुम्हारे लिए रुपए और आभूषण भेजे हैं। जरूर जमींदार होगा। मैं आज गेट खोलूंगा ही नहीं। मैं तुम्हारी ससुराल से आया हूँ। तुम्हारे ससुर साहब ने तुम्हारे लिए कुछ रुपए और कुछ आभूषण भेजे हैं, क्योंकि बुढ़ाते की वजह से उनसे यहाँ तक आने की नहीं बन पा रही थी। इस वजह से उन्होंने मुझे भेजा है। इतना सुन शंकर के मन में लालच आ जाता है और वे फटाक से गेट खोल देता है। कहाँ है पैसे और धन? क्या तुम्हारा ही नाम शंकर है? हाँ, मेरा ही नाम शंकर है। कहाँ है धन? यहीं पास में रखा है, चलो दोनों उठा लाते हैं। वो मुनीम के साथ चल देता। थोड़ी दूर चलने के बाद मुनीम जमींदार जी को बुला लेता है। जमींदार और दोनों लोग शंकर के पास आ जाते हैं। आओ, मेरे पैसे लौटाओ, ब्याज समेत। मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। ये ऐसे नहीं मानेगा। अब तुम दोनों के हवाले करता हूँ। तुम चाहे जैसे इससे पैसे निकालो। और दोनों आदमी शंकर को लठ से मारते हैं। शंकर चिल्लाता हुआ, अरे भाई रुको, अरे भाई रुको, मत मारो, अरे भाई रुको, मत मारो। इधर वो दोनों शंकर को दे लठ लठ बरसा रहे थे। तभी मुकेश गेट खोलकर देखता है तो शंकर पर कुछ लोग लठ से वार कर रहे थे। तो वो दौड़कर उनके पास आता है और बोलता है,
अरे भाई रुको। इस शंकर ने आज से 5 महीने पहले मुझसे पैसे लिए थे। जब लौटाने की बारी आई तो बहाने कर रहा था। कितने पैसे हैं? 2000। रुको, मैं लाता हूँ। मुकेश रुपए लाकर जमींदार को देता है और जमींदार और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। इधर शंकर भी अपने घर में चला जाता है और मुकेश भी। कुछ दिनों बाद दोनों भाई अपना अपना खेत खोदने के लिए खेतों पर पहुंच जाते हैं। इधर खेत खोदते खोदते मुकेश दौड़ते हुए शंकर के पास आता है और बोलता है, देखो मुझे खेत में क्या मिला है। मुकेश के हाथ में हीरा देखकर शंकर के मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोचता है, इसके खेत में तो और भी हीरा हो सकते हैं। क्यों ना मैं इसको मेरा वाला खेत दे दूं और इसका खेत मैं रख लूं, जिससे मेरे पास भी बहुत सारे हीरे हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा था? क्यों ना तू मेरे वाले खेत पर फसल कर ले और मैं तेरे वाले पर। इतने दिनों से तू कम जगह पर कर रहा था। और शंकर मुकेश वाले हिस्से को खोदने लग जाता है। शाम तक पूरे खेत को खोद देता है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता और थका हारा घर पहुंच जाता है। आज पूरा खेत खोद दिया, लेकिन फिर भी एक हीरा नहीं मिला। जबकि मुकेश ने खेत का एक कोना खोदा था, उसमें ही उसे एक हीरा मिल गया। अच्छा, आप अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन आपको भी बहुत सारे हीरे मिलेंगे। और जब सुबह होती है तब वो बोलता है, मुझे ऐसा निद कभी नहीं आया। हाँ, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो आपको ऐसी नींद आएगी। और शंकर उसे वर्ष मुकेश की तरह अपने खेतों में मेहनत करता है और दोनों की फसलें बराबर निकलती हैं, जिससे शंकर के चेहरे पर अलग ही चमक दिखती है। एक दिन चारों लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। क्या सच में उस दिन खेत में से हीरा निकला था? हाँ भैया, निकला था ना जो आज आपके घर में, उसकी वजह से कई सारे हीरे रखे हैं। इतने में ही शंकर की पत्नी बोलते हैं, वो तो नकली था आपसे काम करवाने के लिए। इसी प्रकार बातें करते करते चारों लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही तुम दोनों को राजा साहब ने राजमहल बुलाया है। वो दोनों भाई सेनापति के साथ चल देते हैं। अब पता नहीं कौन सी आपदा आ गई। कुछ नहीं, कुछ अच्छा काम होगा तभी तो हमें बुलाया है। दोनों राजा के पास पहुंच जाते हैं। हमने सुना है इस वर्ष तुम्हारी फसल सबसे अच्छी निकली है और आपने इस बार सबसे ज्यादा राजकोष में कर दिया है। इसी का आप दोनों को इनाम दिया जाता है। दोनों भाइयों को आपके गांव में इनाम के रूप में दुगनी जमीन दी जाती है।